Hello everyone, once again welcome back to my class and hope you people are fine and safe at your places, and let's continue with the topic that we were covering in the previous video. We were on chapter number 2, that is people as resource. हम economics का chapter number 2 people as resource cover कर रहे थे और इसमें हमने education के बारे में पढ़ा था. We are going to have a thorough study on the topic education and the kind of thing that were grown means the data, various data that is related with the education. एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड जो भी डेटास थे उसके बारे में भी हम एक डीप स्टडी करेंगे. हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए एजुकेशन सेक्टर में, इसने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया इंडियन इकोनॉमी में, एंड और भी क्या करने की ज़रूरत है. सो वी वर ऑन पेज नंबर 21 एंड द काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन वी हैव गॉन थ्रू. हमने ये पढ़ा था दैट द प्लान, गवर्नमेंट ने जो प्लान किया था अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय वगैरह बनवाए थे सो दैट एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके. Right? In order to promote education at each and every section of the society, especially for the promotion of girl education, ऐसा किया गया. नवोदय विद्यालय सरकार ने बनवाना शुरू किया. एंड अगर हम प्लान आउटले पढ़ें, हमने जो एक्सपेंसेस पढ़ा था दैट वाज 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान, यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें 151 करोड़ रुपीज़ जो थे वो एजुकेशन पर खर्च किए गए थे. इतना प्लान था. एंड इफ़ वी मूव टूवर्ड्स टू 11th प्लान, अगर हम 11th प्लान की बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो एक्सपेंसेस थे दैट वर 3766.6 समथिंग करोड़. ये डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, नीड नॉट टू वरी, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत से वेरिएशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा, बट आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्यूरेट और एवरेज फिगर हम यही लेके चलेंगे. और इस तरीके का इंक्रीज़ हुआ था, यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट हर साल पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट अपने माइंड में एक एम लेके चलती थी कि आने वाले 5 सालों पे उन पे काम करना है और इम्प्रूवमेंट करना है. तो पहला जो था उसमें जो एजुकेशन सेक्टर पर एक्सपेंस का प्रावधान लिया गया दैट वाज 151 करोड़, और 11th प्लान तक पहुँचते ये जो एक्सपेंसेस था वो 3766 ऑलमोस्ट 90 करोड़ तक पहुंच गया था. ठीक है, ये 90 करोड़ तक ये एक्सपेंसेस पहुंच गए थे. मींस कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट हैड इम्प्रूव्ड देयर एक्सपेंडिचर ऑन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन जस्ट टू प्रमोट एजुकेशन एट एवरी लेवल इन इंडिया. एंड द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64 to 3%. यानी कि अगर GDP में कंट्रीब्यूशन की बात की जाए कि शिक्षा के क्षेत्र से GDP में कितना कंट्रीब्यूशन आया, और 1950, 51 और 52 की बात की जाए, 1951, 52 की बात की जाए, तो ये जो कंट्रीब्यूशन था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एजुकेशन की वजह से कितना बढ़ावा मिला, उस टोटल जो इनकम हुई भारत की उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई. पहले जो था दैट वाज 0.64%, पहले वो 0.64% तक था. एंड बाय द एंड ऑफ 2015-16, अगर 2015 और 16 तक की बात की जाए तो ये इंक्रीज़ हो गया. मतलब जो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन था बाय द एजुकेटेड पीपल टूवर्ड्स द GDP ऑफ दैट नेशन, इट वाज रोज टू 3%. वो पूरा 3% तक पहुंच गया, यानी मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई हुआ. यानी कि जो शिक्षित लोग थे उन्होंने जो योगदान देना अपने देश को शुरू किया इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट हैज़ बीन मल्टीप्लाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. एंड नाउ इफ़ यू लुक एट योर बुक ऑन पेज नंबर 21, a complete data of literacy rate of India is given, that is from Economy Survey 2017 and 18, and this is a kind of graph which shows the population of the people of your nation. If you look at the book, this is the data. Hope you can see it clearly. This is given in your book, and all these graphs shows the percentage of male, female, and the overall population of the people who are educated in our nation. And it starts from the year 1951 and it ends on year 2011, and you can see the kind of changes that took place in the education sector, how the graph has been rising upward. It was all because of the facilities and the kind of improvement and the expenditure that has been incurred by the government, that we are heading towards such kind of improvement and development towards the nation. And if we look at the data
And if we talk about the kind of expenditure, it is saying the budgetary estimate as stated in the budget, documents of Union State Government, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017 and 18. The literacy rates have increased from 18 in 1951 to 74 in 2010 and 11. Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. So, let's have a look one more time. As we have discussed कि जो गवर्नमेंट का प्लान आउटले था उसके अकॉर्डिंगली 1951 और 52 में जो कंट्रीब्यूशन था GDP में, that was 0.64% and that has increased to 3% in the year 2015 and 16, and this was the expenditure incurred by the government on educational sector. हमने expenditure के बारे में भी पढ़ा जो गवर्नमेंट ने एजुकेशनल सेक्टर पे खर्चा किया, and along with the same we have also gone through these things कि जो GDP में educated लोगों का या educational sector का contribution रहा, that has also increased from 51-52 which was 0.64% to 3% in 2015 and 16. And from the past few years, अगर हम पिछले कुछ साल की बात करें, that it has remained stagnant around 3%. From past few years, the budgetary estimate of Government of India, Union Government and Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined, but that 3% of increase had remained stagnant. Stagnant का मतलब स्थायी हो जाना, किसी स्थान पर रुक जाना. तो जो ये 3% की growth थी, that was good, that was noticeable and that can be felt as well. लेकिन वो वहीं पर रुक गई, 3% पे रुक गई. एक टाइम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट थी उनका एस्टिमेशन, RBI का एस्टिमेशन यानी हिसाब था, उसके हिसाब से ये धीरे धीरे डिक्लाइन होकर 2.7% पर भी आ गई. यानी कि जो GDP में एजुकेटेड लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग जो देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अपना योगदान दे रहे थे, पहले तो वो राइज हुआ अप टू 3%, देन उसके बाद ये वहीं पर स्टैग्नेंट हो गया, वहीं पर रुक गया, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स स्टैग्नेंट रहने के बाद, वहीं पर रुके रहने के बाद वो डिक्लाइन भी होने लगा. And that was 2.7% in 2017 and 18. अगर हम 2017 और 18 की बात करें तो ये पहुंच गया 2.7% पे, जो कि स्टेग्नेशन के बाद फिर डिक्लाइन कहा गया. यानी यहाँ पर हमने ग्रो किया, यहाँ हम अपवर्ड जा रहे हैं, यहाँ पर हम अभी भी यहाँ पर हम अपवर्ड तो हुए, उसके बाद हम यहाँ पर आकर स्टेबल हो गए. स्टेबल होने के बाद यहाँ पर फिर से ये डाउन होने लगी. यानी जो एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जा रहा था वो ग्रो किया, फिर ग्रो किया, ग्रोथ के बाद वहीं पर रुक गया, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स फॉलिंग अगेन. That was the estimation, and we can say that the budget document of Union State Government, Reserve Bank of India, उनके accordingly ये estimation, ये अनुमान या हिसाब लगाया गया था. The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010 and 11. 1951 की बात की जाए, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 1951 में और फिर उसके बाद इन 1951 एंड फ्रॉम 1951 देन इट वाज इन 2010 एंड 11. 18 से ये 18% था 1951 में, एंड इफ यू टॉक अबाउट 2010 and 11 it rose to 74%. that was a good kind of improvement, we can say that, in the literacy rate. जो साक्षरता दर थी उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई. 1991 1951 में 18% साक्षरता दर थी भारत की, यानी जो भारत के लोग थे वो इतने ही % साक्षर थे. उसके बाद 2010 और 11 की बात की जाए तो ये इंक्रीज होकर 74 पर पहुंच गया. यानी कि लिटरेसी रेट जो था, भारत के लोगों का साक्षरता दर जो था वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, यानी कि भारत में शिक्षित लोगों की बढ़ोतरी हुई.
एंड अगर लिटरेसी की बात की जाए तो लिटरेसी सिर्फ एक अधिकार नहीं है कि आपको राइट टू एजुकेशन मिल गया, एक राइट, तो लिटरेसी भी एक राइट है। लिटरेसी इज़ फार बियॉन्ड द राइट, राइट से भी ऊपर उठकर है। लिटरेसी की बात की जाए, अगर आप लिटरेट है ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट एंड टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़, यानी कि अपने अधिकारों को समझने और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी आपका शिक्षित होना ज़रूरी है। जस्ट टू गेट एजुकेटेड इज़ द राइट, ओके, वी आर अग्री विद दैट हम इससे सेटिस्फाइड है कि लिटरेसी हमारा राइट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइट मात्र नहीं है, आपको अपने बाकी अधिकारों को समझने और उसका इस्तेमाल करने के लिए भी साक्षर होना, लिटरेट होना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो आपके ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स योर नेशन, उनको भी जानने, समझने और यूज़ करने के लिए भी आपको साक्षर होना पड़ेगा। तो लिटरेसी को सिर्फ एक राइट नहीं कहा जा सकता, बल्कि इट इज़ ऑल्सो नीडेड। ये तब भी ज़रूरत इसकी पड़ती है जब आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को, बाकी अधिकारों को समझना और दूसरों को समझाना हो और उसके साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना हो। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज़ नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन की बहुत से सेक्शंस होते हैं। सेक्शन आप रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेंडर के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। दैट द सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल सेक्शन। तो सोसाइटी में बहुत से सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस में भी ये लिटरेसी रेट में डिफरेंसेस पाए गए, वरीयता पाई गई। कोई सेक्शन बहुत हाईली एजुकेटेड है, कोई सेक्शन डिप्राइव्ड रह गया एजुकेशन से, इनकी फैसिलिटीज़ से। ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट विमेन, हमने विमेन का केस पहले भी पढ़ा था, उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो भी हमने पढ़ा, उनकी इलिटरेसी के पीछे बहुत से कारणों को भी हमने जाना। लिटरेसी रेट अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल्स एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए, दिस इज 16.6% हायर। अगर मेल की बात की जाए, यानी मेल फीमेल्स के कंपैरिजन में 16.6% से ज़्यादा ऊपर हैं शिक्षा के क्षेत्र में या साक्षरता दर के क्षेत्र में। मीन्स इन जनरल वर्ड वी कैन समराइज इट एज द मेल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी आर मोर एजुकेटेड, आर हाईली एजुकेटेड इन कंपैरिजन टू द फीमेल सेक्शन एंड स्पेशली इन द अर्बन एरियाज दिस इज 16.1%। ये तो ओवरऑल एक एवरेज स्टेटस हो गया फॉर ऑल द कंट्री। अर्बन एरिया की बात की जाए, शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, तो ये 16.1% है। यानी शहर की भी जो औरतें हैं जो एडवांस सिटीज़ में रह रही हैं, एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बीच में रह रही हैं, एंड इन कंपैरिजन टू द टाउन्स एंड विलेजेस दे आर लिविंग इन सच अ गुड काइंड ऑफ कंडीशन एज वी अज्यूम, दे आर इवन लैकिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन कंपैरिजन टू मेल। तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो पॉपुलेशन है, वो कुछ कैटेगरीज में, कुछ सेक्शन में डिवाइड हुआ, दैट इज़ द मेल एंड फीमेल सेक्शन, एंड मेल इन कंपैरिजन टू फीमेल आर हाईली एजुकेटेड। उनकी जो जनसंख्या, उनकी कुल आबादी 16.6% से एजुकेटेड ज़्यादा है, यानी कि फीमेल की जो टोटल एजुकेटेड पॉपुलेशन है उनसे मेल का पॉपुलेशन लगभग 16.6% से ज़्यादा है। और अर्बन एरियाज़ की, यानी कि शहरी इलाकों की बात की जाए, शहर जिसको हम ज़्यादा एडवांस समझते हैं, जिसको ज़्यादा आगे समझते हैं, जिसको हम एक ड्रीम भी सोचते हैं बहुत से लोग कि शहर जाके रहना है, शहर में ये मिलता है, शहर में वो मिलता है, ये कंडीशन शहरों में भी है कि दैट विमेन्स आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड इन कंपैरिजन टू मेल एंड दे आर लैकिंग बाई 16.1% ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर लिटरेसी रेट। साक्षरता दर में लगभग 16.1% से लगभग औरतें शहरों में भी पीछे हैं। And in 2011, literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar। तो एक सेक्शन तो हमारी पॉपुलेशन का डिवाइड हो गया मेल फीमेल सेक्शन में, उसी तरह से हमारे यहाँ स्टेट वाइज भी सेक्शन डिवाइडेड है, यानी कि जो स्टेट है स्टेट वाइज भी पॉपुलेशन अलग अलग है। केरला की बात की जाए, केरला को आपने पढ़ा होगा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो केरल में है, 94% उस समय था। एंड अगर उतना ही लीस्ट एजुकेटेड रेशियो देखा जाए, दैट वाज फॉर बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये जो वेरिएशन है दैट इज़ स्टेट वाइज वेरिएशन। अगर हम बात करें 2011 का ये डेटा है एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 62% पॉपुलेशन थी बिहार की जो एजुकेटेड थी और 92% पॉपुलेशन थी
केरल की जो एजुकेटेड थी 2011 के अकॉर्डिंगली, एंड इवन टुडे केरल इज ऑन 100% लिटरेसी रेट. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड द फैसिलिटीज एंड द प्रोविजन दैट दे हैव मेड फॉर देयर स्टेट टू improve the education, to improve the educational facilities and even the people to get educated. This is missing in state of Bihar. Bihar is still lacking behind in terms of education. तो एक जो वेरिएशन हमने पाया सोसाइटी के सेक्शन में वो मेल और फीमेल के टर्म में हो गया कि मेल ज़्यादा एजुकेटेड है, फीमेल कम है ओवरऑल में. और अगर अर्बन एरिया की बात की जाए तो अर्बन एरियाज़ में भी मेल ज़्यादा एजुकेटेड है फीमेल के कंपैरिजन में. मतलब in terms of education we can say that the condition of female of urban area is almost same with the females of rural areas in terms of education. यानी जैसे रूरल एरियाज़ में विमेंस एजुकेशन में पीछे रह गई हैं, अर्बन एरियाज़ में भी मेल से पीछे रह गई हैं और ओवरऑल में भी हैं. एंड एट द सेम टाइम केरल और बिहार का ये स्टेट वाइज वेरिएशन हो गया, ये सेक्शन वाइज वेरिएशन हो गया जेंडर के बेसिस पे. ये स्टेट बेसिस पे केरला 94% से लीड कर रहा है इन 2011 एंड बिहार इज लैकिंग बिहाइंड विथ 62%. एंड नाउ केरल हैज़ अटेंडेड 100% लिटरेसी. केरल में 100% साक्षरता दर हासिल कर लिया है, बिहार अभी भी पीछे है. तो ये वेरिएशंस अभी भी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. एंड the primary school system has expanded to over 8.41 lakh in 2015 and 16. अगर 2015 and 16 की बात की जाए तो जितने भी प्राइमरी स्कूल्स थे 2015 and 16 प्राइमरी स्कूल्स की जो संख्या थी वो काफ़ी बढ़ गई. जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे हर राज्य में खोले गए ताकि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है 1 to 5 एंड 8th लेवल तक की जो एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड की जा सके. दैट इज़ 8.41 लाख इतने स्कूल्स ओपन किए गए जस्ट टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ फ्री एजुकेशन. एंड नॉट ओनली दिस, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ मिड डे मील. अगर आपने मिड डे मील का नाम सुना होगा तो मिड डे मील भी इनको प्रोवाइड किया जाता था प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के तहत ताकि इनको अच्छा स्वास्थ्य भी मिल सके. एज यू ऑल नो दैट हेल्थ एंड एजुकेशन दे गो हैंड इन हैंड, दे बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज in the absence of a good health you won't be able to get educated, and in the absence of education you won't be able to acquire a good health. So they both go hand in hand, दोनों साथ साथ चलते हैं. एक अच्छा स्वास्थ्य जो होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ही मिल पाता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम उठा सकता है. तो दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं. एंड दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो. आपको पता है कि मानव पूंजी के निर्माण के लिए भी बहुत ज़रूरी है. बट अनफॉर्चुनेटली this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high drop out rates. ड्रॉप आउट रेट्स क्या होता है? जब बच्चे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किए बिना स्कूल छोड़ देते हैं उनको ड्रॉप आउट रेट्स कहा जाता है. ये कहा गया 2015 एंड 16 के डेटा के अकॉर्डिंगली जो प्राइमरी स्कूल्स थे इनकी संख्या 8.41 लाख बढ़ा दी गई. दैट वाज अ गुड अचीवमेंट. लेकिन इनकी संख्याएं तो बढ़ गई पर इनकी क्वालिटी डिप्लीट हो गई. मीन्स द काइंड ऑफ एजुकेशन दे वर प्रोवाइडिंग वर इन लैक ऑफ क्वालिटीज़. उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी एंड क्वालिटीज़ के साथ साथ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की भी संख्या बढ़ गई, ड्रॉप आउट रेट बढ़ गए. और ड्रॉप आउट रेट बढ़ने की वजह से हुआ क्या? अगेन नो डाउट आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, स्कूल की बिल्डिंग खड़ी हो गई, आपने वहाँ पर सारे एमिनिटीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन जो वहाँ पर चाहिए वो है बच्चे, और बच्चों ने ड्रॉप आउट करना शुरू कर दिया ड्यू टू वेरियस रीज़न. बहुत से रीजंस हो सकते हैं. अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो जब आपके हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है तो पेरेंट्स रोक देते हैं बच्चों को, स्कूल नहीं जाने देते हार्वेस्टिंग में फील्ड में मदद करने के लिए. गर्ल्स को एक सर्टेन एज के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है कि नहीं अब इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है. समटाइम्स ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, ज़्यादा एक्सपेंसेस न बेयर करना पड़े या पैसों की कमी की वजह से भी ड्रॉप आउट हो जाता है. समटाइम बिकॉज ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर माँ और बाप दोनों काम कर रहे हैं खेतों में जाकर या किसी भी ऐसे एरियाज़ में काम कर रहे हैं और घर पर कोई देखने के लिए नहीं है तो बच्चों को रख दिया जाता है. स्पेशली द फीमेल चाइल्ड आर asked to stay at home to take care of their younger ones. So these can be various reasons. बहुत से reasons हो सकते हैं इन ड्रॉप आउट्स के पीछे. तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी डिप्लीट हो गई, यानी जो क्वालिटी एजुकेशन की प्रोवाइड की जानी चाहिए थी वो नहीं मिली. एंड एट द सेम टाइम ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया, यानी कि बच्चों के स्कूल छोड़ने की जो संख्या थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई. एक नाम आपने सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान. That is a significant step towards providing elementary education to all children in the age
group of 6 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states and the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2010 के अराउंड सरकार के द्वारा। एक बहुत बड़ा कदम था 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था, ये कदम उठाया था बाय द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की मदद से। उसके साथ साथ पार्टनरशिप उनको राज्य की मिली, लोकल गवर्नमेंट की मिली और अलग अलग एरियाज़ में जो समुदाय जो कम्युनिटी होती है उनकी भी हेल्प ली गई, ताकि जो गोल है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का उसको अचीव किया जा सके। यानी कि जो शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, दैट शुड बी यूनिवर्सलाइज्ड, यानी कि दैट should be provided to each and every child who belongs to 6 to 14 years of age। जो भी 6 से 14 साल की आयु के हैं उनको बेसिक एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन कम से कम आप बच्चा 10वीं पास तो हो, 12वीं पास तो हो, इतनी तक तो मैट्रिकुलेशन तक तो पास हो कि इतनी बेसिक एजुकेशन उसको होनी चाहिए। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना सर्व शिक्षा अभियान का एम था, जो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था और उसमें पार्टनरशिप रही आपके स्टेट गवर्नमेंट की भी और आपके लोकल गवर्नमेंट की भी, अलॉन्ग विद द बॉडीज़ लोकल कम्युनिटीज़। इन सब के योगदान से इस अभियान को बढ़ावा दिया गया। एंड along with it, bridge course and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education। इसके साथ साथ बहुत से vocational course, educational camps वगैरह भी लगाए गए। vocational course का मतलब होता है जो कोर्स आपको व्यवसाय दिलाएं। ऐसा कोर्स लाइक आपने कोई मैकेनिकल फील्ड में कोई कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर दिया फॉर द पीरियड ऑफ 6 months और 12 months और उसके बाद आपको जॉब मिल जाए। जैसे सकल के केस में आपने पढ़ा ही डिड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस तरह के डिप्लोमा बेसिकली 6 months, 12 months और 2 years के होते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटेशन उनको इंस्टेंटली किसी न किसी फर्म में, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में, सेक्टर में जॉब मिल जाती है, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एज अ टेक्नीशियन और बहुत से सेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह के वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, बहुत से कोर्सेज शुरू किए गए, बहुत से एजुकेशन के कैंप लगाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। और मैंने आपको मिड डे मील का भी नाम दिया था, यानी कि मिड डे मील जो प्राइमरी एजुकेशन के तहत बच्चों को प्रोवाइड किया जाता था, दोपहर का खाना। मिड डे मील का जो मेन एम था वो ये था कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, स्पेशली द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, वो और जो उनको अपने घर पर रखते हैं ताकि घर का काम कर सके, घर की देखभाल कर सके। और उसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम को शुरू किया गया था। यानी दोपहर का खाना बच्चों को स्कूल में मिलेगा, मुफ्त का मिलेगा, स्वादिष्ट और अच्छा हेल्दी भोजन दिया जाएगा। इसका जो एम था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके, एडमिशन्स के नंबर बढ़ाए जा सके, एनरोलमेंट के नंबर बढ़ाए जा सके एंड एजुकेशन की जो परसेंटेज है एजुकेशनल लेवल यानी कि चाइल्ड में एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जा सके। एंड अलॉन्ग विद दैट जो ये ड्रॉप आउट के केसेस हो रहे थे, यानी स्कूल छोड़ने के जो केसेस हो रहे थे वो सब भी ना हो। अक्सर होता क्या था कि बच्चे कुछ पीरियड्स तक 2-3 क्लासेस करते थे या 1-2 क्लासेस करते, फिर वो खाना खाने के लिए घर को भागते थे। दे हैड टू रश टू देयर होम बैक। एंड इफ़ यू रिमेंबर यू हैव गॉन थ्रू द मिड डे मील स्कीम दैट वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। आपने ग्रेड 7 में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तमिलनाडु वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेट हु इनिशिएटेड दिस स्कीम एंड लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी स्टेट्स को इस स्कीम को 6 महीने के अंदर अपने यहाँ के प्राइमरी स्कूल्स में अप्लाई करना है, इसको यूज़ करना है। तो ये जो एम था इसका वो ये था कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं या हाफ डे स्कूल करते हैं, इनका फुल अटेंडेंस नहीं लगता, अब जब उनको स्कूल में ही अच्छा फूड मिलने लगेगा, हेल्दी फूड, उनके फैमिली के एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, उनको अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, वो पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ भी बनेंगे। और जो खाना खाने के लिए, लंच लेने के लिए घर को भाग जाते थे, अक्सर जो गाँव के स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स, वहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे 1 पीरियड 2 पीरियड अटेंड करने के बाद घर भागते हैं कि हमें लंच करना है। तो इस तरह के केसेज अब ख़त्म हो गए क्योंकि वो दोबारा आते नहीं थे फिर लंच करने के बाद। तो मिड डे मील स्कीम भी इसीलिए प्रोवाइड की गई कि मैक्सिमम एडमिशन्स बढ़ जाएं स्कूल में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंकरेज हो स्कूल में आकर अटेंडेंस लें और जो रिटेंशन है यानी जो स्कूल
में उनकी संख्याएं बढ़ें और ड्रॉप आउट के केसेस कम हो जाएं एंड उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, बॉडी का जो हेल्थ स्टेटस है, उसको भी बढ़ावा दिया जा सके स्वस्थ भोजन देके। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये सारे फीचर्स जो ये डायरेक्टली एजुकेशन से तो रिलेटेड नहीं थे क्योंकि ये खाना दे रहे हैं, शिक्षा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना रोल प्ले कर रहे थे। The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age of 18 to 23 years to 25.2% by 2017। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई उसका एम था, अब तक तो सारे एम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए थे, यानी जो इस वर्ष के इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन जो 12th प्लान रहा उसमें फोकस किया गया कि जो 18 साल से 23 साल के वर्ग के जो बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो और बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। एंड दैट वाज इंक्रीज इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 to 25.2% by 2017 and 18 and reached to the टारगेट ऑफ 30% बाई 2020 एंड 21 एंड वी आर इन 2021। तो टारगेट रखा गया कि 17-18 में जो रेशियो था 18 से 23 साल के लोगों का कि 25.2% एजुकेटेड थे बच्चे जो 18 to 23 ईयर्स के एज ग्रुप में थे, ये टारगेट रखा गया दैट इट हैज़ टू बी रेज बाई 30% इन 2020 एंड 21। 2020 और 21 तक में इसको 30% तक पहुँचाना है। एंड विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज, जो कि एक वर्ल्ड के साथ भी एवरेज में चलेगा, यानी विश्व में भी इनका अनुपात बढ़े और इंडिया लेवल पे भी इनका जो एवरेज है वो बढ़ता चला जाए। द स्ट्रेटजी फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, adoption of state specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology। तो ये जो 18 to 23 ईयर्स का जो गोल रखा गया बच्चों के लिए जो 18 से 23 साल के थे, उनको मैकेनिकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितने भी एडवांस एजुकेशनल स्किल्स हो सकते हैं इन सब के सेक्टर में उनको आगे बढ़ाने का मेन फोकस था कि हर फैसिलिटीज़ तक उनकी पहुँच हो, हर सुविधाएं उनको मिल सके, उनको तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटर बिल्डिंग ऑफ द नेशन एंड टुवर्ड्स द बेटर बिल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑल टुगेदर वुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंट्रीज नेशनल इनकम एंड जीडीपी एज वेल, ताकि वो और बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये तो बेसिक एजुकेशन है। ये जो एजुकेशन की अब मैं बात कर रही हूँ ये हायर एजुकेशन थे, हायर ग्रुप के लिए, यानी हायर मीन्स जो 14 साल से भी ऊपर यानी 18 से 23 साल के एज के हैं उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। एंड दिस प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें डिस्टेंस एजुकेशन की भी सुविधाएं थी, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट, कॉलोनी या एरिया में नहीं जा सकते वहाँ पर एजुकेशन लेके, तो ऑनलाइन माध्यम से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से एनरोल्ड होकर डिस्टेंस बेसिस पर भी एजुकेशन ले सकते हैं, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। and convergence of formal, non-formal, distance and IT education institution over the past 50 years। तो इसका जो मेन एम था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके टेक्निकल फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में, और जो बच्चे, जो लोग पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, किसी कारणवश वहाँ पहुँच नहीं पाते इस वजह से और बहुत से ऐसे रीजंस, तो फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, वेदर थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, बाई गेटिंग देम enrolled into their universities and college and providing them with all the study material and taking the exam once in a year or twice in a year। इस तरीके से वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सके, इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। एंड over the past 50 years there has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in a specialized area। अगर पिछले 50 साल का डेटा कंपेयर करें और आज के डेटा में तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत से हायर इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज सेटअप किए गए हैं सो दैट दे कैन प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। एंड we'll have discussion on some another data regarding the college, number of college students and their enrollment as well in the next class।